देखिए, आज मैं आपको इस वीडियो लेक्चर के अंदर सॉल्यूशन चैप्टर में कौन कौन से फॉर्मूलों का यूज होना है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, पहले उसकी बात करते हैं। ऐसे तो चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक, बहुत सारे फॉर्मूले प्रेजेंट होंगे, लेकिन सभी आपके काम के नहीं हैं जिन पे अभी तक क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। आपको एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करनी होगी और 1998 से लेके अब तक कम से कम हम इतना तो जान ही चुके हैं कि डिफरेंट एजेस के एग्जामिनर क्या डिमांड करते हैं, क्या उनकी सोच है और किस तरह का क्वेश्चन वो एग्जामिनर आपके पेपर में रख सकते हैं। न्यूमेरिकल इस चैप्टर में से जरूर आना है, तो आपको सबसे पहले ये दो फॉर्मूले आपको याद करने हैं। मोलैरिटी, नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन 1 लीटर, वेट ऑफ सॉल्यूट, molecular mass of solute, volume of solution in cc, molality, weight of solute, molecular mass of solute, weight of solvent in gram। ये दो फॉर्मूले सबसे पहले आपको याद रखने की जरूरत होगी। इन पे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप जस्ट सॉल्यूट के वेट को सेपरेट करें, सॉल्वेंट के वेट को सेपरेट करें, सॉल्यूशन का वॉल्यूम देखें और आप अपने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर पाएंगे। हमारे इस चैप्टर में मोस्ट इंपॉर्टेंट है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये वो प्रॉपर्टी हैं जिन्हें सिर्फ ऐसे सॉल्यूशन शो करते हैं जिनमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से हमारा मतलब है जो वेपर्स नहीं बनाता, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, ग्लूकोज, शुगर एटसेट्रा, NaCl वगैरह, जो वेपर नहीं बनाते। आप 4-5 चीजें याद रखना, ग्लूकोज नॉन वोलेटाइल, सुक्रोज, यूरिया, NaCl, इन्हें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की कैटेगरी में याद रखने की जरूरत होगी। अब पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, जिसका मतलब है अगर हम वाटर में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, इसीलिए इसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? डेल्टा टीबी, जिसका मतलब है फॉर्मूला टीबी माइनस टी नॉट। टीबी स्टैंड्स फॉर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। तो जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट। इस तरह से आप पहला फार्मूला और दूसरा फार्मूला डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम, ये है पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के बीच में इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, किसी भी न्यूमेरिकल में एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, डेल्टा टीबी निकालना है। एम है मोलैरिटी, मोलैरिटी का फॉर्मूला ऑलरेडी आपको दिया गया है। केबी को हम एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट क्या हुआ? केबी या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम में ही है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट का डिक्रीज होना। आप किसी लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर मिलाएंगे तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसे डेल्टा टीएफ से रिप्रेजेंट किया जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिक्रीज हुआ है तो फॉर्मूला टी नॉट माइनस टीएफ। बॉइलिंग पॉइंट से उल्टा, यहां टीबी माइनस टी नॉट यानी सॉल्यूशन माइनस सॉल्वेंट, यहां है सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन। सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। और दूसरा फार्मूला डेल्टा टीएफ केएफ इंटू एम। एम इज मोलैरिटी, केएफ को क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के नाम से पहचाना जाएगा। अगर किसी भी न्यूमेरिकल में फ्रीजिंग पॉइंट या डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का जिक्र हुआ है, ये आपने यूज करना है। तीसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर, पाई बी इज इक्वल टू एनआरटी, यानी आइडियल गैस इक्वेशन वाला फार्मूला पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। पी की जगह यहां पाई शब्द यूज करेंगे। पाई का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर,
वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल, गैस कांस्टेंट। या सॉल्यूशन के केस में सॉल्यूशन कांस्टेंट कहा जाएगा। टी है आपका टेम्परेचर। और इसी तरह से लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, PA0 माइनस PS PA0 XB। यानी इसका मीनिंग है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये है आपका मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो अगर आपको न्यूमेरिकल में कुछ भी कहा गया, सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से समझिए। अगर बॉइलिंग पॉइंट कहा गया है तो ये फार्मूला, अगर फ्रीजिंग पॉइंट कहा गया तो ये फार्मूला, अगर ऑस्मोटिक प्रेशर कहा गया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहा गया, इन फार्मूलों को आपने बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, इनको ध्यान में रखना है। ऐसे ही अगली चीज है वांट ऑफ फैक्टर, और वांट ऑफ फैक्टर का फार्मूला याद रखेंगे, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास। जैसे एसिटिक एसिड, इसके फार्मूले से कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास आता है 60, लेकिन प्रैक्टिकली जब हम इसका मॉलिक्यूलर मास ऑब्जर्व करते हैं वो आता है 120। तो कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, इसे वांट ऑफ फैक्टर कहा जाएगा। एक तो वांट ऑफ फैक्टर इस तरीके से याद रखना है, दूसरा इसका फार्मूला टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल्स। क्वेश्चन के लिए इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा। जैसे आपको ग्लूकोज दिया गया और उसका वांट ऑफ फैक्टर पूछा गया, ग्लूकोज डिसोसिएट नहीं होता, सो वी कैन से टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन 1, इनिशियल 1 by 1 कितना आएगा 1। अगर हमारे पास NaCl है, डिसोसिएट होगा, और इस तरह से आप समझ पाएंगे टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन 2, इनिशियल 1, वांट ऑफ फैक्टर 2। ऐसे ही एक और आपको रटना होगा, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, डिसोसिएशन इस तरह से होता है, और यहां पर वांट ऑफ फैक्टर कितना रहेगा, जी हां आप समझ पाएंगे, पार्टिकल ऑब्टेन 4 + 1 5, इनिशियल मोल 1, 5/1, वांट ऑफ फैक्टर 5। इस तरीके से अगर वांट ऑफ फैक्टर निकालना हो आप ऐसे बता पाएंगे। जितना ज्यादा वांट ऑफ फैक्टर होगा उतना ही ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, फ्रीजिंग पॉइंट होगा। अगर क्वेश्चन आता है 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, ध्यान से क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, 1 मोलर NaCl सॉल्यूशन, 1 मोलर ग्लूकोज सॉल्यूशन, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? दोनों की मोलैरिटी 1 है, किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा? तो जिसका वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, NaCl का वांट ऑफ फैक्टर ज्यादा है, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा। इस तरीके से हम यहां बता पाएंगे कि किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, कम है, एक्सेट्रा। नाउ अगर आपके एग्जाम में सॉल्यूशन में से ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल आता है जहां आपको कोई सॉल्ट दिया गया है, CaCl2, NaCl, या कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड दिया गया है, ऐसे न्यूमेरिकल आज इस लेक्चर के लास्ट में आपको दिए जाएंगे आपकी प्रैक्टिस के लिए। अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर ऐसी कोई चीज दी जा रही है तो हम अपने इन फार्मूलों में वांट ऑफ फैक्टर ऐड करेंगे, और तब हमारा फार्मूला डेल्टा TB IKB × N इससे मॉडिफाई हो जाएगा। वांट ऑफ फैक्टर निकालना बताया आपको किस तरह से। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में भी वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल हो जाएगा, और फिर आपको तब इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करना है। ऐसे ही ऑस्मोटिक प्रेशर में भी वांट ऑफ फैक्टर का यूज करेंगे। सिमिलरली यहां भी वांट ऑफ फैक्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। तो न्यूमेरिकल को बड़े ध्यान से देखना। कुछ भी फाइंड आउट करना हो सॉल्यूशन चैप्टर में से, अगर सॉल्ट और कार्बोक्सिलिक एसिड है तो वहां आपको वांट ऑफ फैक्टर का यूज करना ही करना है, उसके बिना ऐसा कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करना। रिमेंबर चुके हैं कि वांट ऑफ फैक्टर क्या है, नॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास उससे कैसे डिटरमाइन करेंगे।
एसोसिएशन, डिसोसिएशन, मॉलिक्यूलर स्टेट किस तरह से मालूम पड़ती है, ये सब कुछ हम वांटो फैक्टर के अंदर सीख चुके हैं। अब आइए सीखते हैं कि वांटो फैक्टर की एप्लीकेशन क्या है और किस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स जो नीट एग्जामिनेशन और जेईई मेंस एग्जामिनेशन के बाद एडवांस वगैरह में पूछी जा सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स कैसे सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। देखिए, वांटो फैक्टर का फार्मूला जो हम यूज करते हैं वो आपको हमने बताया ही है। I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, कितने पार्टिकल मिलते हैं आपको डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद, डिवाइडेड बाय इनिशियल मोल। ये फार्मूला हमने सीखा था और इस फार्मूले के बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया। अब वांटो फैक्टर का पहला सिग्निफिकेंस है कि ये मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में बताता है, और ये भी आप पहले सीख चुके हैं कि अगर वांटो फैक्टर की वैल्यू 1 है तो इसका मतलब होगा नाइदर डिसोसिएशन नॉर एसोसिएशन, मॉलिक्यूलर स्टेट अनचेंज रहेगी। अगर वांटो फैक्टर लेस देन 1 है इसका मतलब एसोसिएशन, अगर वांटो फैक्टर मोर देन 1 है इसका मतलब डिसोसिएशन। तो वांटो फैक्टर का पहला सिग्निफिकेंस मॉलिक्यूलर स्टेट, ये हमने जाना। अब है वांटो फैक्टर का सेकंड सिग्निफिकेंस कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को और इस बेसिस पे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं। एक काफी इंपॉर्टेंट चीज इसको नीट एग्जामिनेशन में माना जा सकता है, जहां पर आप डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की हेल्प से कई तरह की चीजें बता पाएंगे। आइए पहले सीखते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अल्फा से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्फा। और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का मीनिंग है फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल। यानी अगर 1 मोल सब्सटेंस है, इसमें से कितना टूटता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहा जाता है। डेफिनेशन याद रखना, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल डिसोसिएटेड आउट ऑफ 1 मोल, 1 मोल में से कितना टूटता है उसे डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। कुछ एग्जांपल लेते हैं, सॉल्व करते हैं। पहला एग्जांपल NaCl का, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव। सपोज जब रिएक्शन नहीं हुई है, डिसोसिएशन नहीं हुआ, 1 मोल 0 मोल, और फिर हमने इसे कहा इसमें से कुछ डिसोसिएट हुआ, लेट दिस इज अल्फा। अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। 1 से मिलता है 1, अल्फा से अल्फा, 1 से 1, अल्फा से अल्फा। तो वांटो फैक्टर क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइड बाय इनिशियल मोल। टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हो गए, दिस वन प्लस दिस वन प्लस दिस वन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, इनिशियल मोल 1, इनिशियल मोल 1, या 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा, और इसे सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या बचेगा, 1 प्लस अल्फा। तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा और अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1। इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन वांटो फैक्टर से बता पाएंगे क्या होगी। सिमिलरली अगर आपको कैल्शियम क्लोराइड दिया गया है, एग्जांपल नंबर 2 कैल्शियम क्लोराइड, बिल्कुल सेम ऐसे ही करने की कोशिश करें। 1 मोल डिसोसिएशन नहीं हुआ तो 0 0, इसमें से अल्फा डिसोसिएट हुआ, 1 से 1 मिलता है, अल्फा से अल्फा 1 से 2 मिलते हैं, यहां मिला 2 अल्फा। तो I इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा, इनिशियल मोल 1 हो जाएंगे। फर्दर सॉल्व करेंगे, I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अल्फा और 2 अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 बाई 2। ये हमारा फॉर्मूला डेवलप हो जाएगा। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन NaCl के लिए ये फार्मूला और CaCl2 के लिए ये फार्मूला। क्यों ना एक जनरल फार्मूला डेवलप कर लिया जाए, जनरल फार्मूला बना दिया जाए जो हर जगह एप्लीकेबल हो। तो जनरल फार्मूला हम ऐसे बनाएंगे, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 N माइनस 1। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का जनरल फार्मूला। N क्या है, N है नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन। N इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, 2 पार्टिकल मिलते हैं, N की वैल्यू 2,
2 - 1 यही आएगा। n इज द नंबर ऑफ पार्टिकल ऑब्टेन, कितने मिलते हैं पार्टिकल 3, 3 - 1 कितना आएगा 2, और यही फार्मूला रहेगा। इस तरह से हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का ये फार्मूला यहां शिफ्ट कर देते हैं और इस बेसिस पे कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। i - 1, n - 1 और n है नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन आफ्टर डिसोसिएशन, ये n की वैल्यू रहेगी। नाउ सपोज आपसे कहा गया फाइंड आउट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बेसिस पे क्वेश्चन इक्विलिब्रियम के अंदर भी आएगा और जगह भी पूछा जाएगा। आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन यहां से कैलकुलेट करनी आनी चाहिए। आपको बताना है AlCl3 के लिए क्या होगा, आपको बताना है K4FeCl6 के लिए क्या होगा, आपको बताना है K3FeCl6 के लिए ये वैल्यू क्या हो जाएगी और किस तरीके से आप बता सकते हैं। अब आप जानते हैं AlCl3 टूटेगा तो कितने पार्टिकल देगा, 4 पार्टिकल। अगर ये टूटेगा तो कितने देगा, 4 + 1 5 पार्टिकल। इसके डिसोसिएशन से मिलेंगे 3 + 1 4 पार्टिकल। तो कितने पार्टिकल मिलेंगे, यानी n की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अगर n आ गया तो आप अल्फा बता ही सकते हैं, i - 1 n - 1 4 - 1 3 अल्फा इज इक्वल टू i - 1 n कितने पार्टिकल 5 5 - 1 4 एंड अल्फा इज इक्वल टू i - 1 4 - 1 3। इस तरह से हमने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को बता दिया। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में आपसे कह सकते हैं कि भाई आपके पास ये है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन दी गई है, i की वैल्यू बतानी है क्या होगी, तो उस तरह से आप i की वैल्यू भी बता पाएंगे कि i की वैल्यू वहां पर क्या रहेगी। सपोज मैं क्वेश्चन ये लेता हूं, आपके पास क्वेश्चन है फॉर K4FeCl6 द वैल्यू ऑफ i इज द वैल्यू ऑफ अल्फा इज, अल्फा दिया गया है 0.33, आपको बताना है i की वैल्यू क्या होगी। अल्फा गिवन है, i की वैल्यू बतानी है। सो यू कैन अंडरस्टैंड, पहले तो आप इसके लिए अल्फा का फॉर्मूला लिखेंगे i - 1, दिस इज i - 1 n - 1, n बताया कितने पार्टिकल 4 + 1 5 5 - 1 4। इस तरीके से हमने देखा ये बनेगा i - 1 4 अल्फा, i इज इक्वल टू 4 अल्फा + 1। अल्फा आपको दिया गया है 0.33 यहां वैल्यू पुट की, 4 से मल्टीप्लाई +1, और इस तरह से आप वांटो फैक्टर को यहां बता सकते हैं कि कितना वांटो फैक्टर रहेगा। तो ऐसे आपसे डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अल्फा दे दिया, उससे जवाब बताया जा सकता है। ऐसे ही आपसे कहा कि भाई कैल्शियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड undergoes we can say 40% आयोनाइजेशन, 40% आयोनाइजेशन बताना है, वांटो फैक्टर क्या होगा। 40% आयोनाइजेशन हुआ, वांटो फैक्टर बताना है। तो हम समझ जाएं 40% आयोनाइजेशन का मतलब परसेंटेज आयोनाइजेशन विच इज इक्वल टू अल्फा इंटू 100। 40% टूटा है तो अगर हमें अल्फा निकालना हो तो 40% ये हो गया अल्फा 100, तो अल्फा हमारे पास क्या आएगा 0.4। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है 0.4। अब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का रिलेशन लिखेंगे, अल्फा इज इक्वल टू i - 1 n - 1। n क्या है, कितने पार्टिकल मिलते हैं आप जानते होंगे, Ca+2 ट्वाइस Cl नेगेटिव 3 पार्टिकल मिलेंगे, 3 - 1 2, सो i - 1 2 अल्फा, i इज इक्वल टू 2 अल्फा + 1। अल्फा आ चुका है 0.4, वैल्यू पुट करेंगे और इस तरीके से हम i की वैल्यू बता पाएंगे। i दिया हो तो अल्फा बता सकते हैं, परसेंटेज बता सकते हैं, परसेंटेज दी गई हो तो अल्फा बता सकते हैं, i बता सकते हैं। इस तरह से ये टाइप के क्वेश्चन सॉल्व होंगे। कल भी आपसे कहा था कि सिर्फ और सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने के पीछे नहीं भागना, आपको कोशिश करनी है, आपको ट्राई करनी है कि किस तरह से बेसिक्स को मजबूत किया जाएगा। अगर बेसिक आपका स्ट्रांग होगा
तभी आप आगे बढ़ेंगे, तभी आप रैंक के हकदार होंगे। सिर्फ 5-6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने से बात नहीं बनेगी। कुछ ट्रिक्स जरूर होती हैं, लेकिन उन ट्रिक्स की भी लिमिटेशन होती हैं कि भाई वो कुछ ही तरह के फार्मूलों तक अप्लाई होंगी, बाकी नहीं होंगी। तो बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करो, अभी आपके पास समय है, और इस 1 महीने के अंदर हर चैप्टर को पढ़ते वक्त बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की जाए। अब सपोज हमारा क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट वैल्यू ऑफ आई। आपको आई की वैल्यू बतानी है। ए पार्ट, इफ KCl undergo 100% डिसोसिएशन, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, इफ KCl undergo 80% डिसोसिएशन। एक बार KCl में 100% डिसोसिएशन हुआ, एक बार 80% हुआ। आपको बताना है I की वैल्यू क्या होगी, I कितना होगा। पहले तो ये जान लो, KCl ऐसे टूटता है, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव। अगर अल्फा का फार्मूला लिखूंगा तो ये क्या आएगा, I-1, क्योंकि n क्या है, n की वैल्यू 2 आएगी, 2 - 1 1, एंड I इज इक्वल टू, अगर हम I की वैल्यू निकालेंगे तो इधर आ जाएगा 1 प्लस अल्फा, ये हमारे पास बनेगा, तो I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। पहले केस में कहा गया है अंडरगो 100% डिसोसिएशन, तो परसेंटेज डिसोसिएशन यहां पर आपको दी गई है, और मैंने अभी बताया था परसेंटेज डिसोसिएशन से अल्फा निकाल सकते हैं। तो यहां अल्फा कितना आएगा, 1, और यहां अल्फा कितना आएगा, 0.8। अब आपके पास अल्फा की वैल्यू आ चुकी है, तो फर्स्ट केस का जवाब क्या रहेगा। फर्स्ट केस में अल्फा 1 है, सो आई कैन से 1 + 1। फर्स्ट केस में वैल्यू 2 आएगी। सेकंड केस में अल्फा 0.8 है, यहां वैल्यू पुट करेंगे हम, तो I इज इक्वल टू 1 + 0.8, 1.8, ये यहां पर I की वैल्यू रहेगी। तो इस तरह से हम क्वांटम फैक्टर के बेसिस पे, परसेंटेज डिसोसिएशन के बेसिस पे I की प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू करेंगे, इसके बारे में बताना शुरू करेंगे। ऐसे ही सपोज क्वेश्चन आता है, फाइंड आउट एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। Find out experimental molecular mass, A part, when KCl undergo 60% dissociation, KCl का 60% dissociation हुआ। B, when KCl undergo 80% dissociation। हमें कहा कि KCl है और किन सर्कमस्टांसेस में ये 60% टूटा, ये इतना टूटा। हमें बताना है एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास क्या होगा। अब देखो बेसिक क्या है, आपको याद होगा मैंने क्वांटम फैक्टर में बताया था, I इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन ऑब्जर्व। ऑब्जर्व कहो या एक्सपेरिमेंटल कहो, और हम कह सकते हैं एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू कैलकुलेटेड अपॉन I। कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर मास जो फार्मूले से आएगा, और यहां पर इसका फार्मूले से कितना आएगा, पोटेशियम 39 35.5 डिवाइडेड बाय I, ये आएगा एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास। अब अगर हमें मालूम पड़ जाए यहां I कितना है, यहां I कितना है, तो आप इनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। अब I की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। अभी मैंने सिखाया था अल्फा इज इक्वल टू I-1, इसके लिए यही लिखा जाएगा, KCl है, टूटेगा 2 पार्टिकल मिलेंगे 2 - 1, तो अल्फा इज इक्वल टू I-1, या हम कहेंगे I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा, ये रहेगा। फर्स्ट केस में आप देख सकते हैं अल्फा कितना आएगा, 0.6, क्योंकि परसेंटेज डिसोसिएशन दिया गया है। सेकंड केस में अल्फा कितना आएगा, 0.8। अगर अल्फा आ गया तो अब आप I की वैल्यू निकालेंगे, 1 प्लस अल्फा यानी 1 प्लस 0.6, 1.6 यहां निकालेंगे, 1 प्लस 0.8, 1.8। इस तरह से I की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अगर I की वैल्यू आ गई तो एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। यहां एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास, ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर मास रहेगा 39 प्लस 35.5 अपॉन 1.6, और यहां रहेगा 39 प्लस 35.5 अपॉन 1.8। इस तरह से हम
इनका एक्सपेरिमेंटल मॉलिक्यूलर मास बता सकते हैं। तो इस तरह से बच्चों वांटो फैक्टर के अंदर आपने मॉलिक्यूलर स्टेट के बारे में जाना, आपने डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में जाना, और डिग्री ऑफ डिसोसिएशन से कैसे हमने डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मूला, डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स को यहां पर सॉल्व किया। अब ये चीज एकदम से आप नहीं सीख सकते, इसको सीखने के लिए कुछ बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग करना ही पड़ेगा, और जब आपके वो बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे तभी आप इस तरह की चीज को, ऐसी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर पाएंगे। ये आप ध्यान रखें। ऐसे ही अगर आप चाहें तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन भी इसी मेथड से निकाल सकते हैं। अगर आपसे कहें कि डिग्री ऑफ एसोसिएशन आपको निकालना है, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। लेट सपोज मान लो दो पार्टिकल एसोसिएट हो गए इस तरह से। सपोज इनिशियल मोल है 1, इसका 0, हमने कहा इसमें से माइनस हुआ अल्फा, 2 से मिलता है 1, अगर अल्फा डिसोसिएट हुआ तो कितना मिला, अल्फा बाई 2। आई की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2। इनिशियल मोल 1 लिए हैं तो 1 से डिवाइड करेंगे तो वो नेग्लेक्ट हो जाएगा, और यही सॉल्व करके 1 माइनस अल्फा बाई 2 ये आप कह सकते हो। और इस तरह से हम डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं, या ये इधर आ जाए अल्फा बाई 2 1 माइनस आई, ये आपके पास हो जाएगा, या अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई मल्टीप्लाई बाई 2। डिग्री ऑफ एसोसिएशन निकाल सकते हैं। फिर डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम्स आप यहां पर सॉल्व कर सकते हैं। ऐसे ही एक और एग्जांपल आप सीख लें। अगर ये आपके पास है, इस तरह से टूटता है, लेट मोल लिया 1, और यहां पर सपोज एसोसिएशन बता रहे हैं हम, तो लेट हम मानते हैं ट्राइमराइजेशन हुआ, यहां डाइमराइजेशन हुआ, यहां ट्राइमराइजेशन। इनिशियल मोल 1, ये 0। सपोज 1 में से अल्फा हमने माइनस दिखाया, 3 से मिलता है 1, तो ये कितना मिलेगा, अल्फा बाई 3। 3 से मिलता है 1, अल्फा डिसोसिएट होगा तो अल्फा बाई 3, तो आई की वैल्यू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3, या आई इज इक्वल टू 1, आपके पास 1 आएगा माइनस 2 अल्फा बाई 3, सॉल्व करके आएगा, ये इधर ले जाओ 2 अल्फा बाई 3, और ये हो जाएगा आपका 1 माइनस आई, और वी कैन सी अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई 3 बाई 2। इस तरह से हम कह पाएंगे। तो डिग्री ऑफ एसोसिएशन डाइमराइजेशन में देख लिया क्या है, ट्राइमराइजेशन में टेट्रामराइजेशन आ जाए, कितना भी आ जाए आप उसको बता सकते हैं। हम यहां एक जनरल फार्मूला भी निकाल सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई एन अपॉन एन माइनस 1। एन है डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन या डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कुछ भी कह सकते हैं। जैसे यहां 3 मॉलिक्यूल एसोसिएट हुए तो एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। 1 माइनस आई, एन की वैल्यू 3, 3 माइनस 1 कितना आएगा, 2, 3 बाई 2 यहां आ चुका है। ऐसे ही आपसे कह सकते हैं कि भाई हमारे पास टेट्रामराइजेशन हुआ है, बताओ अल्फा क्या होगा, तो बस 1 माइनस आई, एन की वैल्यू 4, और ये 4 माइनस 1 3, ये हमारे पास जवाब आ गया। पॉलीमराइजेशन के लिए क्या आएगा, डायरेक्ट यही फार्मूला आप यहां लिख पाएंगे। तो इस तरह से ये एंटायर कंसेप्ट था वांटो फैक्टर का, जिसके बेसिस पे आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी थी। कैसे कैसे कितने तरह की प्रॉब्लम्स थी ये आपको बताई गई। होमवर्क के अंदर हम आपको एक क्वेश्चन दे रहे हैं, और होमवर्क का क्वेश्चन है आपने NaHS इसके लिए बताना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का फार्मूला क्या होगा, आई का फार्मूला क्या होगा, ये फाइंड आउट करने की कोशिश करना। काफी सारी चीजें एक्सप्लेन कर चुके हैं, और अब आपने सिर्फ और सिर्फ इसी के बारे में बताना है कि यहां पर क्या वैल्यू आएगी, किस तरह से आप इस केस में अल्फा वगैरह को बता सकते हैं। तो बच्चों इस तरह से देखते रहिए और अपनी पढ़ाई की तैयारी करते रहिए। कल के मॉक टेस्ट के आंसर हम आज पब्लिश करेंगे, उन आंसर्स को देखिए और उनको धीरे धीरे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करेंगे तो डेफिनेटली आप आगे बढ़ पाएंगे। तो दोस्तों आइए आज इस वीडियो के अंदर हम सीखते हैं कि सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करना है, कौन कौन से फार्मूले हैं और वो कौन कौन से क्वेश्चन है जिस पे आपको ध्यान देना है।
आइए चलते हैं लैपटॉप की तरफ और सीखते हैं सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। आइए बच्चों, आज यहां पर हम सीखते हैं किस तरह से सॉल्यूशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व किया जाएगा और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के इन न्यूमेरिकल्स में किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। हमारे एग्जामिनेशन में सॉल्यूशन चैप्टर में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज प्लस वांट ऑफ फैक्टर कॉम्बिनेशन इनमें से ही दिए जाते हैं। आइए इस वीडियो के अंदर समझते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के न्यूमेरिकल्स को किस तरह से हमें करना होगा। सबसे पहले हमें यहां समझना है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि आप सभी जानते हैं 4 तरह की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती हैं। सबसे पहले एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे। आप ध्यान रखें, किसी भी लिक्विड के अंदर अगर आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यहां पर दिया गया है T नॉट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट, TB है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। मेरी बताई गई बातों को साथ साथ नोट करते जाएंगे तो आसानी रहेगी। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, और डेल्टा TB है कि कितना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ, इसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के नाम से पहचाना जाएगा। दूसरा फॉर्मूला डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। KB को हम कहते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, इस नाम से KB को भी जाना जाएगा। और मोलैलिटी की वैल्यू को अगर यहां रख दिया जाए तो मोलैलिटी की जगह आप समझ पाएंगे वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000। इस तरह से 1, 2 एंड 3 इन 3 फार्मूलाज का हमें यूज करना है। अगर हमें मोलैलिटी दी गई है तो फार्मूला नंबर 2, अगर वेट दिया गया है तो फार्मूला नंबर 3 का हमें यूज करना है। स्टेटमेंट को ध्यान से समझिएगा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूशन क्या है, या एलिवेशन यानी इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आपको दिया गया है। आइए 2 एग्जाम्पल के जरिए जरा इसको और हम अच्छे से समझते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया गया कि आपके पास 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर। इसी लाइन से हमें समझ में आ जाना चाहिए कि वेट गिवन है। अब सिलेक्ट कीजिए 1, 2, 3 वेट किस फार्मूले के अंदर है। सो यू कैन अंडरस्टैंड वेट हमें फार्मूला नंबर 3 के अंदर दिया गया है, तो हमें इस फार्मूले का यूज करना होगा। दोबारा से स्टेटमेंट, 2 ग्राम ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट ये दिया गया, डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, वाटर यानी सॉल्वेंट, यहां पर इसका वेट दिया गया, इंक्रीज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट बाय 1.93, यानी इतना बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हुआ। ये है आपके पास डेल्टा TB। सो डेल्टा TB आपको दिया गया है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्वेंट दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है आपको, KB की वैल्यू दी गई है। तो अगर आपको फॉर्मूले पहले अच्छे से याद होंगे तो आप न्यूमेरिकल्स में वैल्यू को आसानी से पुट कर पाएंगे, तुरंत जवाब मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है कि यहां इस वैल्यू को पुट करके आप मॉलिक्यूलर मास बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल यहां पर समझते हैं हम। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 80 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, KB गिवन है। अब स्टेटमेंट को देखिए ध्यान से, क्या फाइंड आउट करना है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कहां है, ढूंढिए। क्या डेल्टा TB को बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं? नहीं, ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन है यानी TB, और TB हमारे इस फार्मूले के अंदर प्रेजेंट है, यानी हमें अपने इस फार्मूले का तो यूज करना ही करना है क्योंकि हमें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन निकालना है। उसके साथ साथ हमें वेट भी दिया गया है, तो हमें इस वेट वाले फार्मूले का भी यूज करना होगा। किस तरह से? 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज यानी वेट ऑफ सॉल्यूट 18 ग्राम है, वेट ऑफ सॉल्वेंट 100 है, मॉलिक्यूलर मास ग्लूकोज का 180 रहेगा, KB की वैल्यू। इन सभी वैल्यू को यहां रखेंगे और डेल्टा TB निकालेंगे। यहां से जो भी डेल्टा TB आएगा उसे यहां पुट करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन आएगा। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट क्योंकि वाटर है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हम जानते हैं
डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन में लेंगे तो 373 केल्विन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से वैल्यू पुट करके आपका जवाब आना चाहिए 100.52 डिग्री सेंटीग्रेड। जरूर इस वैल्यू को पुट करके देखें, इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखें। हमारी नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के भी फॉर्मूले ऑलमोस्ट वैसे ही हैं जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, जरा सा इसके अंदर फर्क है। तो जानते हैं कहां पे है। पहला फॉर्मूला डेल्टा टीएफ, इसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। किसी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को अगर हम लिक्विड में डालते हैं तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज होता है। कितना डिक्रीज होता है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ कहा जाता है। टी नॉट है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट और टीएफ है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसके बाद उसी तरह से डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, और मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दें तो ये फार्मूला तैयार है। मोलैलिटी की जगह वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास वगैरह बिल्कुल उसी तरह से है। फर्क बस यहां है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का होता है, लेकिन यहां सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इस तरह से लिया जाएगा। आइए देखते हैं न्यूमेरिकल। सपोज आपको ये न्यूमेरिकल दिया गया, देखिए ध्यान से, क्या समझ पाएंगे कौन सा फार्मूला। यहां गिवन है 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल, वेट गिवन है। एकदम से दिमाग क्लिक करेगा, वेट कौन से फार्मूले में है, थर्ड फार्मूले के अंदर, और किसी में तो वेट है ही नहीं, तो सीधी सी बात है थर्ड फार्मूले का यूज होगा। 2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिसॉल्व इन 50 ग्राम ऑफ वाटर, सॉल्यूट का वेट गिवन है, वाटर यानी सॉल्वेंट का वेट गिवन है। लोअरिंग ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट यानी इतना फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हुआ यानी डेल्टा टीएफ दिया गया है, मॉलिक्यूलर मास निकालना है, और इस तरह से इन वैल्यूज को रख के आप जवाब बड़ी आसानी से अपना ले पाएंगे। तो बच्चों न्यूमेरिकल कोई मुश्किल नहीं है, हार्ड नहीं है। पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझिए, ध्यान से समझिए, और फिर वैल्यूज को पुट कीजिए, ये बड़ी आसानी से सॉल्व होता है। थर्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू CRT। P is the osmotic pressure, C is the concentration और molarity, R is the ideal gas constant, लेकिन इस केस में इसे ideal solution constant कहेंगे, temperature in Kelvin scale। और now concentration होता है number of mole per unit volume, यानी C is equal to N by V, V इधर ले गए तो PV is equal to nRT। इस तरह से ये इक्वेशन हमारी फॉर्म हो जाएगी, और इसी चीज में नंबर ऑफ मोल की जगह वैल्यू पुट करें वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, तो ये रहेंगी। यानी अगर आपको ऑस्मोटिक प्रेशर के न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं तो न्यूमेरिकल में देखना होगा, अगर कंसंट्रेशन गिवन है तो ये फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल गिवन है तो ये फॉर्मूला, वेट गिवन है तो ये फॉर्मूला, बड़ी आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। मेन इंपॉर्टेंट बात होती है आर की यूनिट क्या लेंगे, तो आर की यूनिट डिपेंड करेगी प्रेशर के ऊपर। प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो सकता है, बार में हो सकता है, पास्कल में हो सकता है। अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो वॉल्यूम लीटर में लेंगे, और बार में है तो भी लीटर के अंदर ही लेंगे। आर की वैल्यू अगर प्रेशर एटमॉस्फेयर में है तो 0.0821, बार में है तो 0.083, और पास्कल में है तो 8.314, ये लेंगे आर की वैल्यू। पहले फॉर्मूले को अच्छे से समझ लो, याद कर लो, रट लो, और उसके बाद इन यूनिट कन्वर्जन को सीख लो। न्यूमेरिकल तो बच्चों गलत हो ही नहीं सकता। एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देख लेते हैं। कहा गया ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बेंजीन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ पॉलीस्टायरीन पर लीटर, 5 ग्राम वेट गिवन है ना। हमने कहा अगर मोलैरिटी होती तो ये, नंबर ऑफ मोल होते तो ये, वेट होता तो ये, तो क्योंकि वेट गिवन है तो ऑब्वियस है हमारा थर्ड फॉर्मूला यूज होगा। तो 5 ग्राम ऑफ पॉलीस्टायरीन यानी वेट आ चुका है हमारे पास, पर लीटर वाज फाउंड टू बी 7.6 एटमॉस्फेयर।
एटमॉस्फेयर यूनिट है ऑस्मोटिक प्रेशर की, यानी P की वैल्यू 7.6 एटसेट्रा, और उसके बाद पर लीटर तो वॉल्यूम कितना हो गया 1 लीटर, वॉल्यूम इज इन लीटर। एस्टिमेट द मॉलिक्यूलर मास निकालना है, टेम्परेचर डिग्री सेंटीग्रेड में दिया गया है, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे, 273 प्लस 25 डिग्री 298 केल्विन, तो टेम्परेचर भी हो गया 298 केल्विन, तो आपके पास वेट भी आ गया, प्रेशर भी आ गया, वॉल्यूम भी आ गया, टेम्परेचर भी है, मॉलिक्यूलर मास बताना है। आर की यूनिट क्या लें, क्योंकि हमने देखा ऑस्मोटिक प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, तो आर की वैल्यू 0.0821, और इस वैल्यू को लेके वैल्यू पुट करके जवाब आपका यही आना चाहिए। सॉल्व करके देखिए जवाब आता है या नहीं। तो आप में से जो बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर न्यूमेरिकल नहीं बनता, अरे न्यूमेरिकल बनता नहीं है, बनाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। इंग्रेडिएंट्स को समझ लो, फॉर्मूलों को अंडरस्टैंड कर लो, तुरंत सॉल्व होगा, दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे ही एक और खास बात याद रखनी है, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है इस टॉपिक में, आइसोटोनिक सॉल्यूशन आता है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, उसको सॉल्व करने की एक छोटी सी ट्रिक है कि जो भी आइसोटोनिक होगा वहां एक का वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास दूसरे के वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास के बराबर होगा। एक बहुत फेमस क्वेश्चन है ये। 5% सॉल्यूशन ऑफ केन शुगर यानी C12H22O11 इज आइसोटोनिक विथ इतने परसेंट यूरिया, फाइंड द मॉलिक्यूलर वेट। समझ जाओ, जब शब्द आ गया आइसोटोनिक तो सिर्फ इतने फार्मूले का भी यूज कर लोगे, ये भी आपका करेक्ट हो जाएगा। 5% का मतलब हुआ 5 ग्राम प्रेजेंट इन 100 ग्राम, यानी वेट ऑफ केन शुगर कितना लेंगे 5 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास कितना 342। 0.877% का मतलब वेट हुआ 0.877 ग्राम इन 100 ग्राम, तो आपके पास 0.877 आ जाएगा। M2 की वैल्यू निकाल लेंगे, तो W1 हो गया 5, M1 हो गया 342, W2 0.877, M2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये सॉल्व करके यही वैल्यू आनी चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में और बोर्ड एग्जामिनेशन दोनों में ही डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब बारी है फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसमें यह कहा जाता है कि अगर किसी लिक्विड के अंदर हम नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। ये है आपके पास वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, जिसके अंदर नॉन वोलेटाइल सॉलिड मिलाया, वेपर प्रेशर कम हो गया। P है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। सो हमारा फार्मूला यही है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट माइनस सॉल्यूशन अपॉन सॉल्वेंट, एंड दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल। और अगर मैं आपको ये कहूं कि इतने बड़े फार्मूलों को यूज करने की बजाय आप इस फार्मूले का इस्तेमाल करें, क्योंकि NB Na के कंपैरिजन में बहुत कम होता है, नेग्लेक्ट कर दिया ये फार्मूला, तो अभी तक ध्यान रखें कि या तो आप मोल फ्रैक्शन गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, और नंबर ऑफ मोल गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे। नंबर ऑफ मोल की भी अगर वैल्यू पुट कर दें तो वेट ऑफ B, मॉलिक्यूलर मास ऑफ B, वेट ऑफ A, मॉलिक्यूलर मास ऑफ A, इस तरह से फार्मूला बनेगा। यानी अगर आपको स्टेटमेंट में वेट गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, नंबर ऑफ मोल गिवन है तो ये फार्मूला यूज करेंगे, मोल फ्रैक्शन के बारे में कहा गया है तो इस फार्मूले का यूज करेंगे। यहां एक मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन का फार्मूला भी शॉर्ट ट्रिक में याद रख लीजिए कि अगर आपके पास मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा तो आप सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकाल के मोलैलिटी बड़ी आसानी से सॉल्व आपकी हो जाएगी, ये बड़ी आसानी से न्यूमेरिकल बन जाएगा। नाउ लेट्स सी, क्वेश्चन गिवन है फाइंड आउट मोलैलिटी, तुरंत समझ जाएंगे ये फार्मूला। व्हाट वेट ऑफ यूरिया शुड बी डिसॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर सो एज टू रिड्यूस वेपर प्रेशर टू 60%। यानी आपको बताना है कि यूरिया का कितना वेट कहां है, तो वेट वाला फार्मूला ये है, वेट ऑफ सॉल्यूट। आपको WB निकालना है, व्हाट वेट ऑफ यूरिया शुड बी डिसॉल्व, यानी WB की वैल्यू निकालनी है। मॉलिक्यूलर मास 60 होता है यूरिया का, वेट ऑफ सॉल्वेंट यानी WA 100 गिवन है, और मॉलिक्यूलर मास वाटर का 18। अब कहा गया कि वेपर प्रेशर रिड्यूस टू 60%,
यानी अगर इनिशियल वेपर प्रेशर 100 था, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर 100 था, तो रिड्यूस होके कितना बचा 60। अगर इनिशियल वेपर प्रेशर 100 था तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कितना हुआ 60, और P0 अगेन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट यानी कितना लेंगे 100। इस तरह से यहां इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे और आप WB यानी वेट निकाल सकते हैं, और अगर वेट आ गया तो आप मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं। यहां मैं एक और चीज कह सकता हूं, वेट निकाल लीजिए इस फार्मूले से, और मोलैलिटी निकालना इस फार्मूले से आसान होगा। कैसे देखिए, आपको P0 वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट 100 आपको परसेंटेज दिया गया है तो 100 मान लें। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन 60 दिया गया है, P0 100 गिवन है। तो इस तरह से इस वैल्यू से आप मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट निकाल लीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा। सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन शायद याद होगा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, यानी सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है 1 माइनस सॉल्यूट। सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को 1 में से माइनस कर देंगे तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट वाटर है 18, और इस तरह से मोलैलिटी भी यहां पे सॉल्व हो जाएगी। बार बार इस बात को समझिए जो मैंने आपसे कहा, और खुद सॉल्व करके देखिए, आपका जवाब यही आना चाहिए। तो इस तरह से ये थी हमारी 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके बेसिस पे न्यूमेरिकल सॉल्व करने थे। लेकिन मैं यहां फिर से यही कहूंगा आपको कि वांट ऑफ फैक्टर भी आपको करना है, और वांट ऑफ फैक्टर को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ मल्टीप्लाई करके जो न्यूमेरिकल एनसीईआरटी में दिए गए हैं वो न्यूमेरिकल आपको करने हैं। चैनल पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, तो इस तरह से आप वांट ऑफ फैक्टर प्लस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और इनके जो एनसीईआरटी में गिवन क्वेश्चन हैं उन्हें आपने जरूर करना है। और सॉल्यूशन की प्लेलिस्ट के अंदर आप इन वीडियोस को देख सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना और अच्छे बेटर ढंग से सीख सकते हैं। बच्चों, यहां पर मैं आपसे फिर बार बार यही कहूंगा कि जितने भी वीडियोस अपलोडेड हैं डिफरेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के अंदर, उनको बार बार देखना है। न्यूमेरिकल को और डिटेल और एग्जाम्पल के साथ अलग अलग चैप्टर की प्लेलिस्ट में बताया गया है, वहां पर उनको देखना है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जरूरी है। वैसे तो इस वीडियो के अंदर हमने सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का मेथड ऑलरेडी कवर कर दिया है। ऐसे ही तैयारी करते रहिए और ऑल द बेस्ट, हैप्पी एग्जामिनेशन।